दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है, वो चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें ये 15 नंबर की जो हिंदी आती है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन इसमें साहित्य से संबंधित रहने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो जो साहित्य के प्रश्न आएंगे थोड़े बहुत, इनको आप स्किप करके आगे वीडियो को देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लगभग क्या पूरे के पूरे 100 प्रश्नों पर चर्चा होगी। बड़े ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? साथियों, आपके ऑप्शन हैं लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, शौरसेनी, अपभ्रंश। तो दोस्तों, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, शौरसेनी, अपभ्रंश से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा बताइए। पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर आया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, पाली। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? यानी संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ, ये आपका प्रश्न है। साथियों, आपका उत्तर इसमें पाली आया है तो बिल्कुल सही है। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, इस तरह से भाषा का विकास क्रम चलता आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा के शुद्धरूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्धरूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एकदम से सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया है, व्याकरण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया। उनको क्या कहते हैं? स्वर। ये ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल लिए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? साथियों, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से अपना ज्ञान अर्जित करते रहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, क, ख, ग, फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है? ये 4 वर्ण दिए गए हैं, इनमें से ये बताइएगा कि इनमें से उर्दू भाषा से कौन सा वर्ण लिया गया है। ऑप्शन को देखते हुए साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों, आपका उत्तर ख है तो बिल्कुल सही है। ये उर्दू भाषा से लिए गए वर्णों की पहचान होती है कि इनके नीचे जैसे कि ख लिखा गया है, एक बिंदु लगा होता है और उस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता। तो आपको ये पहचान कर सकते हैं, जितने भी उर्दू के भाषा के वर्ण होते हैं उनके नीचे आपको ये नुक्ता दिखाई देगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिन शब्दों में अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहेंगे? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया। उनको क्या कहते हैं? अकारांत। और जिन शब्दों के अंत में अगर ई आ जाता है तो उनको क्या कहेंगे? ईकारांत कहेंगे। और शब्दों के अंत में ऊ आ जाता है तो उसको उकारांत कहेंगे। इसी प्रकार से जिस वर्ण के शब्द के अंत में जो वर्ण अंत में आता है उसी के अनुसार उसका कांत यानी कि आकारांत या आरांत या अंत निर्धारित कर लिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक विवर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही शब्द कौन सा ये बताना है।
जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। अनुच्छेद को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया है अनुच्छेद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया आपने उत्तर। अगला पूंजीवाद बताइएगा किस तरह से लिखा जाएगा। पूंजीवाद का शुद्ध रूप क्या होगा? दोस्तों, इसमें दो उत्तर आ रहे हैं, ए और बी, तो आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। बी वाला जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्निहित का शुद्ध रूप बताइए। अंतर्निहित, बड़े ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, इन पर ध्यान से इनको देखें। अंतर्निहित, साथियों, इसमें अगर आपका उत्तर सी है तो बिल्कुल सही है। अंतर्निहित का शुद्ध रूप इस तरह से होगा। अगला प्रश्न हमारा है, परीक्षा का शुद्ध रूप क्या होगा? परीक्षा को शुद्ध कैसे लिखा जाता है? साथियों, ऑप्शन डी परीक्षा बिल्कुल सही उत्तर आया। अगला प्रश्न है, षड्यंत्र का शुद्ध रूप बताइएगा। षड्यंत्र, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों, इस यहाँ पर भी डाउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं ए और कई कर रहे हैं सी, दोनों में अंतर है। इसमें ऑप्शन ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यानी संधि बतानी है कि ये कौन सी संधि है। कविस्वर शब्द में संधि बताइए, कौन सी संधि होगी? ऑप्शन को देखते हुए उत्तर दें साथियों। कविस्वर शब्द में संधि का निर्धारण कीजिए। साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। ये क्या है? दीर्घ संधि है। चलिए इसका विच्छेद देख लेते हैं। कवि प्लस ईश्वर, अब ये ई है और ये क्या है? ई है। हर्षव ई और दीर्घ ई का मेल हो जाने के बाद क्या बन जाती है? दीर्घ ई बन जाती है और ये हमारी दीर्घ संधि है। बिल्कुल सही उत्तर आपका आया। अगला प्रश्न है, संसार में बताइए कौन सी संधि है। साथियों, थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करें क्योंकि क्वेश्चन हमारी हैंड्रेड रहने वाले हैं जो कि हमें जल्दी से जल्दी कवर करने हैं। संसार में कौन सी संधि होगी? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। ये कौन सी होगी? व्यंजन संधि। इसका विच्छेद देखिए, सम प्लस सार। अगला प्रश्न देखिए, तन्मय शब्द में संधि बताइएगा। तन्मय शब्द में कौन सी संधि है? साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया, व्यंजन संधि है। कैसे हैं? विच्छेद देखिए, तत् प्लस मय, व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया है, उनके मिलने से विकार होकर के तय का क्या बन गया है? नय बन गया है। ये व्यंजन संधि, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न हमारा है, इत्यादि में बताइए कौन सी संधि होगी। इत्यादि में संधि का निर्धारण कीजिए। साथियों, इसमें यण संधि आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है। इसका विच्छेद हम करते हैं तो इति प्लस आदि बनता है, यानी कि ई के बाद क्या आ गया है? आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? या हो गया, और इससे पहले वाला वर्ण तुरंत आधा होता, तो ये किसकी पहचान होती है? हमारी यण स्वर संधि की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि का संधि विग्रह बताना कि शब्द का संधि कौन सा विच्छेद सही है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए कौन सा सही होगा। पुनर्जन्म, साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। और इसमें भी आपके ए और बी दो उत्तरायत दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। पुनः प्लस जन्म, ये बिल्कुल सही है। ये एक क्या है? विसर्ग संधि है। पुनर् प्लस जन्म इसका उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पितृऋण। पितृऋण का संधि विच्छेद सही क्या होगा? साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। दोस्तों, इसका उत्तर आपने दिया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। री के बाद अगर री आ गया है यहाँ पर, तो देखिए पितृऋण बन चुका है ये शब्द। अगला प्रश्न है, इत्यादि, ये फिर से आ गया है। अब की बार इसका विच्छेद पूछा गया कि कौन सा सही है, ये तो हम जान चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी साथियों इसका उत्तर दें। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद
बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत आपको बधाई। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें, सफलता हासिल करते रहें। अगला प्रश्न हमारा है, युधिष्ठिर शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होगा? युधिष्ठिर शब्द का संधि विच्छेद बताइए, इनमें से कौन सा सही होगा? साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद बताइए कौन सा सही है? साथियों इसमें भी दो दो आंसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए, जगत प्लस ईस। ये एक व्यंजन संधि है। तय का क्या बन जाता है? कोई भी तय के बाद कोई भी किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाता है तो तय का बन जाता है दय। तो ये है, इस तरह से हमारा ये व्यंजन संधि का रूल इस पर सही आता है। अगला प्रश्न, कनकटा में बताइए कौन सा संधि विच्छेद इसका होगा? कनकटा, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। साथियों इसका उत्तर होगा आपका कान प्लस कटा। अगला है, रामायण का संधि विच्छेद बताना, इसमें से कौन सा सही होगा? रामायण का संधि विच्छेद बताइए। दोस्तों इसका उत्तर बिल्कुल सही आया आपका, राम प्लस आयन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। साथियों समास से संबंधित प्रश्नों पर अब चर्चा होगी। दशानन में बताइए कौन सा समास होगा? दशानन, द्विगु, बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व। दशानन में समास का नाम बताइए। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, ये बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह होगा 10 आनन वाला। आनन होते हैं मुंह, कौन होता है? रावण। तो जहाँ पर भी दोनों पद प्रधान नहीं होकर दोनों पद मिलकर तीसरे का विशेषण बन जाते हैं, तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। अगला है, रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा? जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते हुए उत्तर दीजिए। रोग पीड़ित, इसमें साथियों आपका उत्तर आया है तत्पुरुष समास। बिल्कुल सही है, रोग से पीड़ित। अगला है, प्रतिमान में बताइएगा कौन सा समास है? प्रतिमान, जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर दिया करो। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है? अव्ययीभाव समास। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद क्या है? अव्यय है, और मूल शब्द के पहले अव्यय कहाँ लगते हैं? अव्ययीभाव समास में। अगला है, वीर पुरुष में बताइए कौन सा समास है? वीर पुरुष में साथियों एकदम से बहुत ही शानदार आपका जवाब आया है। वीर पुरुष में आपने उत्तर दिया है तत्पुरुष। वीर है जो पुरुष, इसमें तत्पुरुष है। आपका उत्तर क्या आया है? तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताने हैं साथियों। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में उसी रूप में ले लिए जाते हैं जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते हैं, तो वही शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी में आने पर क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं अग्नि, जैसे कि हम क्या लिखते हैं? अग्नि लिखते हैं। अब ये अग्नि संस्कृत भाषा में भी इसको ऐसे ही लिखा जाता है, और हिंदी में भी कहीं कहीं हम इसी रूप में प्रयोग में ले लेते हैं। तो ये शब्द क्या बन गया? हिंदी में आने पर यह शब्द बन गया तत्सम। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद। तत्सम शब्द छांटना है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम होगा? साथियों इसमें अगर आपका उत्तर आया है चंद्रमा, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, छेद, डंडा, विवाह, सींग। इसमें से छांटना है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन सी, विवाह। अगला है, हंसी, कपूर, ओज, आम। तत्सम शब्द बताइए, इनमें से कौन सा होगा? साथियों इसमें आपका उत्तर सी है, तो बिल्कुल सही उत्तर आया। अगला है, खेत, नेहर, निर्मम, कुछ। इसमें बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया, निर्मम। अगला प्रश्न है, सुमन, नाखून, कोवा, बहाव। इसमें बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा होगा?
साथियों इसमें आपका उत्तर बहुत ही अच्छा सा आपने दिया है, बिल्कुल सही, सोमन। अगर साथियों आपको पता नहीं चलता कि तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताना। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जो तरीके हैं, जो इसके थोड़े से विधियां दे रखी हैं या इसकी ट्रिक कह सकते हैं, वो आपको बता दूंगी और आप आराम से उन ट्रिक को अपना करके इसमें इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से तद्भव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पिछले प्रश्न में हमने तत्सम छाटे थे, अब छाटने हैं तद्भव। अब तद्भव शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तत्सम शब्द तो हमने जाना था कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में अपने उसी रूप में अपना लिए जाते हैं, उसी रूप में प्रयोग में ले लिए जाते हैं, वो तत्सम हो जाते हैं। लेकिन जो तत्सम है यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में जो के तो नहीं लिए जाते, बल्कि उनमें कुछ बदलाव करके लिखे जाते हैं, बदलाव करके प्रयोग में लाए जाते हैं, वो बन जाते हैं तद्भव शब्द। जैसे हमने सीखा था अग्नि है तत्सम शब्द, और उसको रूप बदल करके बना दिया आग, तो ये आग बन गया तद्भव शब्द। अब इसी प्रकार से इनमें से छाटना है। आप जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कान, नासिका, पृक्षण, कटक, इसमें से आपको बताना है साथियों कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, इसका कान क्या होगा, तद्भव शब्द है। अगला है पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, इसमें बताइएगा तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों आपका उत्तर पीड़ा है, तो बिल्कुल सही है। अगला है पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, तद्भव शब्द की पहचान जल्दी से जल्दी करके उत्तर दें। दोस्तों इसमें भी आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, अंधेरा क्या है, एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है बालिका, बेत, आज्ञा, सीधी, कौन सा इसमें तद्भव शब्द रहने वाला है। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बहुत बहुत बधाई। बेत क्या है, तद्भव शब्द है। अगला है रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, इसमें से जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया, तमंचा क्या है, तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। साथियों ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा। दोस्तों वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित करना है, छाटना है। 4 शब्द दिए गए होंगे, जो शब्द इनमें मिलता नहीं है, अलग है, उसको बताइएगा। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों इसमें आपका उत्तर अगर आया है आदि, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, शारीरिक, दैहिक और मानसिक, ये ऊपरी तौर से हैं, और आदि उसके आदि को कहते हैं, यानी उसकी आदत पड़ जाए। अगला है घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, बड़े ही समझदारी से उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे ये क्या हैं, सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। अगला है सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, जो अलग है उसको छाटिए। दोस्तों इसका उत्तर मस्तक आया है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। तीनों के अर्थ बाकी के क्या हैं, ऊंचाई से या सिर से है। अगला है निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र। निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र। दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही उत्तर दिया। नेत्र इन सब में से अलग है। अगला है समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, अलग शब्द को अलग से जल्दी करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या उत्तर रहेगा इसका, खेद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छाटने हैं। पर्यायवाची शब्द बताइएगा कि कौन सा होगा इसमें। स्वर्ग का बताइए, नर्क, ब्रह्मांड, यमलोक, ध्यों, पर्यायवाची शब्द जल्दी से जल्दी बताइए।
साथियों इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन डी ध्यों, तो बिल्कुल सही है। ध्यों को क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। अगला है कुबेर, किन्नरेश, गोविंद, धनादीप, राजराज। अब बताइए इसमें से कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? साथियों इसमें उत्तर रहा आपका, अगर सी आया है धनादीप, तो बिल्कुल सही है। अगला है रात्रि का, सपा, तमिचर, अमा, विभावरी। रात्रि का पर्यायवाची बताइए। साथियों इसका उत्तर आपका आया है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, विभावरी। अगला है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। भागीरथी। जी साथियों, गंगा, बिल्कुल सही उत्तर है गंगा। अगला है विद्युत का पर्यायवाची शब्द बताइए। विद्युत। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा जवाब है, आपको बहुत बहुत बधाई। दामिनी यानी बिजली को क्या कहते हैं? दामिनी भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प विलोम का चुनाव करना, इनका विपरीतार्थक बताना है। सामंजस्य का क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। सामंजस्य। साथियों इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। सामंजस्य का क्या होता है? विवाद। अगला दोस्तों, ओजस्वी का विलोम शब्द बताइए। ओजस्वी। साथियों इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। ओजस्वी का क्या होता है? निस्तेज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पराक्रम का विलोम शब्द बताइएगा। पराक्रम। साथियों बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना ध्यान बनाए रखें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार ही चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पराक्रम का विलोम जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। जी दोस्तों, इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, आपको बहुत बहुत बधाई। भीरुता। अगला हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष। दोस्तों इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हर्ष का क्या होता है? विषाद होगा। अगला है क्रोध का विलोम शब्द बताइएगा। क्रोध का विलोम शब्द। दोस्तों इसमें आपका उत्तर आ रहा है क्षमा या कृपा, तो इसमें जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहयोग। अगला है उत्तेजित का विलोम शब्द बताइएगा। उत्तेजित। साथियों इसमें उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है, शांत। रंक का विलोम शब्द बताइएगा। रंक। साथियों इसमें भी आपका उत्तर बिल्कुल सही दिया, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, जिसको प्रश्न करना कठिन हो। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया है। जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों अगर इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन सी, दुरासाध्य, तो बिल्कुल सही है, दुराराध्य। अगला है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, क्या कहलाएगा साथियों? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बहुत बहुत बधाई, प्रायश्चित कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज न हो उसको क्या कहेंगे? जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा जवाब है, आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। असाध्य। जिसका इलाज न हो उसको क्या कहते हैं साथियों? असाध्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यर्थ में ही खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे? साथियों उसको कहते हैं हम अपव्यय। अगला है, जो काम न करना चाहे उसे क्या कहेंगे? जो काम न करना चाहे। साथियों उसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आया, उसको कहते हैं अकर्मण्य। अगला है, जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके। साथियों जल्दी से जल्दी प्रश्न को समझें और ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा। जिसे न देख सकें, न सुन सकें, न छू सकें, उसको क्या कहेंगे हम? साथियों इसमें आपका उत्तर अगर डी है, अगोचर, तो बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हो सकता है साथियों ये श्रृंखला आगे पीछे प्रश्नों की हो गई हो, लेकिन कुल मिलाकर सारे आज हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। साथियों ये बताइएगा ये किस प्रकार का वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। साथियों आपका बिल्कुल एकदम से सही उत्तर आया। ये एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि ये योजक शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है। दो सरल वाक्यों को जब योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। बताइए साथियों ये इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा वाक्य है ये। जिधर धुआं दिखाई दिया उधर सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। साथियों इसका उत्तर आपका सी है, बिल्कुल सही दिया आपने, मिश्र वाक्य होगा। ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य होता है। धुआं दिखाई देने के कारण से सब लोग उसकी तरफ भागे हैं, ये एक प्रधान वाक्य है। और ये उधर सब लोग दौड़े, ये क्या है, एक अन्य वाक्य इसके ऊपर निर्भर करता है। धुएं की वजह से सब लोग उसकी तरफ गए हैं। अगला प्रश्न है, मैंने कहा कुछ और सुना कुछ और। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। साथियों जल्दी से जल्दी प्रश्न को समझते हुए उत्तर दीजिए। ये इसमें कौन सा उत्तर होगा, कौन सा वाक्य रहेगा। जी साथियों ये भी बिल्कुल सही उत्तर है, ये एक मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। कौन सा वाक्य रहने वाला है बताइए। साथियों ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक मिश्र वाक्य है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, सत्संग करो सदाचारी बनो। अब ये बताइए वाक्य का कौन सा भेद है, किस प्रकार का वाक्य है सत्संग करो सदाचारी बनो। अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं साथियों, उसमें से ये 4 दिए गए हैं। बताइएगा क्या उत्तर रहेगा। जी दोस्तों ये क्या है, विधिवाचक वाक्य है, जिसको हम विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर होता है विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर होते हैं 8। अगला है, प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। अब ये प्रश्न आ गया साथियों वाच्य से संबंधित। बताइए कौन सा वाच्य है। प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। बताइए साथियों ये कौन सा वाच्य है। ये वाच्य नहीं साथियों, वाक्य बताना है कौन सा है। ये गलती से यहाँ पर छपा हुआ है, तो साथियों ये उत्तर इसका हुआ संयुक्त वाक्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब वाक्य बताना साथियों कि इनमें से कौन सा शुद्ध रहेगा। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। साथियों आपका उत्तर ऑप्शन को देखते हुए प्रश्न को समझकर जल्दी से जल्दी दीजिए। साथियों इसमें अगर आपका उत्तर बी है तो बिल्कुल सही है, वह दंड के योग्य है। प्रश्नों को ध्यान से समझें, सुने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं। साथियों इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। जी साथियों बहुत ही अच्छा सा जवाब आपका बिल्कुल सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है साथियों, अनेक हमेशा क्या रहता है, बहुवचन शब्द ही होता है। अनेक का कभी अनेकों बहुवचन नहीं होता, यह सदैव क्या होता है, बहुवचन रहता है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चे फल को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर दीजिएगा। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। साथियों इसमें आपका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाए। साथियों इसमें आपका उत्तर रहने वाला ऑप्शन बी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला प्रश्न है, कल पाठ पढ़कर आइए
पाठ पढ़कर कल आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। साथियों आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा क्योंकि इजी वाक्य है, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, पाठ पढ़कर कल आएँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प बताइए। अब प्रश्न आ गया हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों का। अंगूठा दिखाना। साथियों ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, देने से इनकार कर देना, मना कर देना क्या होता है, अंगूठा दिखाना। अगला प्रश्न साथियों हमारा देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना। दोस्तों ऑप्शन को देखकर जल्दी से उत्तर दें। साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया है, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला प्रश्न है, आँख लगना। सही उत्तर इसमें क्या होगा, आँख लगना। जी दोस्तों बहुत बहुत बधाई, नींद आने को कहते हैं आँख लगना। अगला है साथियों, औंधी खोपड़ी का सही अर्थ क्या होगा। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, मूर्ख होना उसको कहते हैं औंधी खोपड़ी। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कान का कच्चा। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति। अगला है, घाट घाट का पानी पीना। साथियों प्रश्न को समझें, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। घाट घाट का पानी पीना। जी दोस्तों बहुत ही अच्छा सा जवाब है आपका, आपको बहुत बहुत बधाई, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार। इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दें। आ बैल मुझे मार। साथियों इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अगला है, ढाक के वही तीन पात। ढाक के वही तीन पात। साथियों इसमें आपका उत्तर बी है तो बिल्कुल सही है, सदा एक सी स्थिति में ही रहना उसको क्या कहते हैं, ढाक के तीन पात। अगला है, 99 के फेर में पड़ जाना। 99 के फेर में पड़ना, इसका क्या अर्थ होगा। दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल सही दिया आपने, धन कमाने में लगा रहना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटना है। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको हम क्या कहेंगे। साथियों ऑप्शन आपके सामने हैं, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहेंगे। साथियों उसको हम कहते हैं दत्तक पुत्र। अगला प्रश्न है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। साथियों आपका उत्तर कई साथियों का बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला है, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। जी दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सही आपका उत्तर आया, बिना मेहनत फल पाना। अगला, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। यह हमारा काव्य शास्त्र से संबंधित एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है, रसों का राजा किसको कहेंगे। साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया, उसको हम कहते हैं श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चुनाव कीजिए। अब ये छंद शास्त्र में से कुछ प्रश्न आ गए हैं, उसको ध्यान से समझकर उत्तर दें। जो जग हित पर प्राण निछावर है करपात, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जात। तो बताइए इसमें कौन सा छंद है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। साथियों इसका उत्तर आपका बी आया है, रोला छंद तो बिल्कुल सही है। अगला है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो बताइए इसमें कौन सा छंद रहेगा। दोस्तों इसमें आपका उत्तर आया दोहा, तो बिल्कुल सही आया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए।
अलंकार बताना है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो साथियों बताइए इसमें कौन सा आंसर रहेगा। जी साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। अंबर में पनघट, अंबर रूपी पनघट, तारे रूपी घड़े और प्रातःकालीन रूपी सुंदरी। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, रूपक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फूले का सकल महिषाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु जानो मनु मानो हो, ये किसमें पहचान होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। अगला प्रश्न है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर होगा। जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, इसमें बिल्कुल सही उत्तर आया। इसमें यमक अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर अधरान अधरान दो तरह के शब्द आए हैं, दोनों के क्या हैं, अर्थ अलग अलग हैं। श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने ओठों पर धारण किया था, उसको मैं कभी भी अपने ओठों पर धारण नहीं करूँगी। एक धारण करना और दूसरा होठ, दो अर्थ निकला है, तो ये यमक अलंकार है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचयिता का नाम चयन करके बताइए कौन सा है। गबन के रचयिता का नाम क्या है। कुछ प्रश्न साहित्य के ही लास्ट में। गबन के रचयिता नाम बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, मुंशी प्रेमचंद। अगला है, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन हैं। कुरुक्षेत्र। जी दोस्तों, इसमें भी आपका उत्तर बिल्कुल सही। आपको बहुत बहुत बधाई। साहित्य की तैयारी आपकी लगभग बहुत अच्छी चल रही है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी रचना है। साथियों, ये रचना भगवती चरण वर्मा की है। अगला है, यामा किसकी रचना है। जल्दी से जल्दी उत्तर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा जवाब है, महादेवी वर्मा। अगला है, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं। गीतांजलि के रचयिता का नाम बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला हमारा प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। साथियों, बहुत ही अच्छा कई साथियों ने जवाब दिया है, मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल सही उत्तर आया। अगला प्रश्न है, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है। प्रश्न को साथियों जल्दी से जल्दी अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें और ऑप्शन देखते हुए अपने उत्तर दीजिए। जल्दी करें साथियों। इसमें आपका उत्तर अगर ए है तो बिल्कुल सही है, प्रणय पत्रिका में। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। अब ये पंक्ति है, बताइए किसकी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। दोस्तों, ये पंक्ति है तुलसीदास जी की और आपका ये उत्तर है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया है, मैथिली भाषा में रचित है। तो साथियों, आज हम 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। 10-12 क्वेश्चन हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित विषय में आए हैं। अगर कोई बच्चा सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहा है तो उसमें जो साहित्य के प्रश्न आए हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं और बाकी वीडियो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बहुत बड़ी सी वीडियो के साथ। थैंक्स।